ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल, ऑल क्लियर, ऑल राइट। एक बार मैं भी देख लेती हूँ जरा। चलो भाई, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ऑल राइट ऑल राइट। यहाँ पे ठीक है, ब्लैक स्क्रीन, अरे स्टार्टिंग में हो जाती है यार। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द डाउट सेशन ऑफ आवर चैप्टर सॉल्यूशंस। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ऑल क्लियर कि अभी भी ब्लैक स्क्रीन है? ब्लैक स्क्रीन क्यों लिख रहे हो यार? अब तो सही हो गया होगा। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, परफेक्ट। चलो भाई, तो स्टार्ट करें। क्लियर ना? हाँ, अभी सही है, वेरी गुड। चलो, ऑल राइट देन, ऑल राइट। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? एक बार बता दो कैसे हो आप। अरे ये तो थोड़ा सा नया हेयर स्टाइल ही नहीं हो गई अभी, देखा। हाँ जी भाई, पहले बताओ मुझे, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? लो वॉइस नहीं लिखो यार, मत करो मेरे बच्चे, अब तुम ऐसा यार, अब मत करो ऐसा, मैम रो देंगी तुम्हारी। तुम लोग मुझे ना पूरा मतलब पूरा कंप्लीटली टेक्नीशियन बना के छोड़ोगे। अभी बताओ, आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, अभी आवाज सही हुई? अब सही हुई तो बता दो एक बार, अभी सही हुई आवाज? ओके ना, ओके ना? चलो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ऑल राइट ऑल राइट। सो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। चलो भाई, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज क्या पढ़ना है मैम? आज हमें पढ़ना है डाउट सेशन। आज आपके जितने भी डाउट्स हैं, तुम्हारी जितनी भी मन में चीजें है ना, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, उसका सोल्यूशन बेटा मेरे पास नहीं है, पर सोल्यूशन चैप्टर में जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं उसका सोल्यूशन मैम के पास है। सो अभी सही है ना? चलो ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, जो आपको टीचर्स बोर्ड्स के टाइम पे कराते हैं कि यार अब एग्जाम आने वाले तो अब ये क्वेश्चन पढ़ लो। पर योर मैम इज हियर, फिकर नॉट, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में एकदम परफेक्टली क्लियर करनी है सारी चीजें, और बोर्ड्स में यार तुम्हारा इंटरव्यू लेने आना है मैम को, है ना? तो मैम तो खुद का ही प्रॉफिट देख रही है, तुम्हारा प्रॉफिट नहीं देख रही है। ये तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है, ये मेरा प्रॉफिट है। अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे, तुम्हारा इंटरव्यू कौन लेगा? मैं। तो इनडायरेक्टली तुम्हारा प्रॉफिट नहीं, मैं अपना प्रॉफिट देख रही हूँ बेटा। तो इसीलिए आपको सारे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस मैम करवाएंगे, पर उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम सारी चीजों का एक क्विक रिकैप ले लें, है ना? एक क्विक रिकैप ले लें, ठीक है? मतलब अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, बहुत अच्छी बात है, किसी किसी को डाउट आया होगा, किसी किसी को ज्यादा डाउट्स आए होंगे, है ना? तो आपको मैम वो सारी चीजें रिवाइज करा देंगी जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चैट्स प्राइवेट बेटा 11th क्लास में पूरी कोशिश करी गई, पर फिर वही हो रहा है, चैट प्राइवेट अभी चैट्स प्राइवेट करने पे मुझे भी शो नहीं हो रही है, तो इस वजह से 1-2 दिन का टाइम और लगेगा मेरे ख्याल से। कल तक, कल नहीं, अब तो क्लास कब है? वेडनेसडे थर्सडे मेरी क्लास नहीं होती, फ्राइडे को मतलब ऑलमोस्ट 100% कंफर्म्ड है कि मैं चैट्स प्राइवेट कर दूंगी फ्राइडे को, है ना? चलो, क्योंकि अभी वही है, वही हो रहा है, वही वाला सेम वाला। हाँ यार, थोड़ा मुझे लिटरली ध्यान नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैं आपकी स्लाइड ही बना रही थी फटाफट बैठ के, और फिर मैंने टाइम देखा, मैंने देखा कि एग्जैक्ट 59 कुछ हो गया, तो मैंने कहा अरे यार आज टाइम पे शुरू करते हैं, जल्दी करना है, तो फटाफट ऐसे ही उठ के आ गए। मुझे अभी याद आया, आप लोग कह रहे हो, तो मैंने देखा अपने आप को जब इसमें, आई वाज लाइक ओ शिट, बट ठीक है, अब जैसा है तो है। अब मैं लुक को चेंज नहीं कर सकती क्लास में, जैसे एंट्री कर ली वैसे ही एंड होगी क्लास। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन टुडे। अब इस चैप्टर में, पूरे सॉल्यूशंस चैप्टर में, एक क्विक समरी, जो मैंने आपको बोला था कि अब आपको मैम हर चैप्टर वाइज समरी भी दिया करेगी। तो टोटल 7 यहाँ पे टॉपिक्स है, जो बहुत मेजर टॉपिक्स हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स आ रहे होंगे, पर ये आपके मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें से पहला टॉपिक होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या क्या आता है? यहाँ पे आता है मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन, है ना? ये आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स थे। कंसंट्रेशन टर्म्स हम क्यों करते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ते हैं क्योंकि जितने भी हमारी रिएक्शंस होती है वो किसी सोल्यूशन में हो रही होती है, एंड जो हमारा सोल्यूशन होता है उसमें कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, किसका वॉल्यूम कितना है, ये जो कैलकुलेशंस होती है ये निकालने के लिए हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है? ठीक है, चलो चलो, तो ये होता है कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब। अब कंसंट्रेशन टर्म्स में मास बाय मास का मतलब क्या होता है? कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, उसको आप बोलते हो मास बाय मास। मास बाय वॉल्यूम, कितना मास प्रेजेंट है सॉल्यूट का
इन क्या बोलते हैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल के नंबर ऑफ मोल्स, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। पार्ट्स पर मिलियन, अगर हम बोलते हैं किसी चीज को कि बहुत छोटे अमाउंट में, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन है किसी चीज का, तो उसके लिए हम निकालते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसके लिए हमें जो भी मास परसेंटेज आपने पढ़ा है उसी को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया होता है। अब आते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या है? हेनरीज लॉ गैसेस पे लगता है, गैसेस पे लगता है ना। जब हम बात करते हैं गैसेस इन लिक्विड्स की, लिक्विड्स में गैसेस को डालते हैं तो उस टाइप के सोल्यूशन में हमें एक लॉ पढ़ना होता है जो कि होता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले से ही आप समझ भी सकते हो। ये कहता है कि जो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर होगा किसी भी गैस का, P एक्सटर्नल ऑफ एनी ऑफ द गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। और प्रोपोर्शनैलिटी का अगर हम साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आता है हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। तो K ऑफ H इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, तो ये होता है हेनरीज लॉ, ठीक है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आपने पढ़े थे, है ना, एप्लीकेशंस पढ़े थे, है ना, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसका एप्लीकेशन होता है। इसके अलावा एक्वाटिक मैमल्स, एक्वाटिक मैमल्स में होता है ना, कि वो कोल्ड वाटर में ज्यादा यू कैन से सर्वाइव अच्छे से कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स इसका यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे हर जगह हेनरीज लॉ लग रहा होता है। ये बेसिकली सॉल्युबिलिटी बताता है किसी भी गैस का कि उसका क्या रिलेशन है प्रेशर से। तो हम बोलते हैं जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, है ना। जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल को आप बहुत इजीली उसका एग्जांपल के हिसाब से समझ सकते हो, ठीक है। क्लास एक सेकंड, लेक्चर 7 की पीडीएफ नहीं है क्या? लेक्चर 6 पीडीएफ, लेक्चर 7 पीडीएफ सही नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, चलो मैं इस क्लास के बाद एक बार चेक कर लूंगी सारी पीडीएफ्स, डोंट वरी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मैंने पढ़ लिया ये वाला, अब इस मैसेज को बार बार मत करना। लेक्चर 6 लेक्चर 7 दोनों चेक करवा लूंगी एक बार, ठीक है। लेक्चर 6 लेक्चर 7 दोनों चेक करवा लूंगी। हाँ, कोई एक पीडीएफ आपकी थी मुझे याद है 5 लेक्चर की या पता नहीं किस लेक्चर की, जिसकी रिटर्न आपको पीडीएफ शायद नहीं मिली होगी, क्योंकि वो रिटर्न पीडीएफ पता नहीं कैसे वो मिली ही नहीं रही है, कहाँ पे सेव हो गई है, तो इस वजह से शायद नहीं मिली होगी। बाकी आपका अगर 6 या 7 में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं एक बार चेक करवा लूंगी, ठीक है। चलो हाँ, एनॉक्सिया वगैरह बीमारी हो जाती है, बेंड्स की बीमारी हो जाती है ना। डीप अंडर द सी जाओगे तो बेंड्स की बीमारी हो जाएगी, और हाई ऑल्टीट्यूड में जाओगे तो एनॉक्सिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हेनरीज लॉ होता है। थर्ड आता है बेटा हमारे पास राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ कहता है मैम, राउल्ट्स लॉ कहता है, सिंपल सी बात है कि मैम प्रेशर और ये जो मोल फ्रैक्शन है इसी का रिलेशन बताता है। ये कहता है कि अगर प्रेशर ऑफ ए निकाल रहे हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, है ना। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए जीटा ए, ठीक है। और यहीं पे आप अगर दूसरे फॉर्मूले निकालोगे पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ बी जीटा बी, ठीक है। ये होता है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन जो ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को, नॉन आइडियल जो ओबे नहीं करते हैं राउल्ट्स लॉ को। आइडियल सॉल्यूशन जो है ये वो सॉल्यूशन है जिसमें P ऑफ S इज इक्वल्स टू हो जाता है, यहीं पे लिख दे रही हूँ, आइडियल का मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें P ऑफ S इज इक्वल्स टू P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B हो जाता है। ये होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे राउल्ट्स लॉ से, या तो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे राउल्ट्स लॉ से, ठीक है। या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे या तो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे राउल्ट्स लॉ से। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है P ऑफ S ग्रेटर हो जाएगा इस पूरी वैल्यू से, और नेगेटिव मतलब P ऑफ S लेसर हो जाएगा इस पूरी वैल्यू से। और साथ ही साथ नॉन आइडियल की अगर हम बात करें तो या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं या तो नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन में हम क्या बोलते हैं कि मैम डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग जो है ग्रेटर देन 0, डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग जो है ग्रेटर देन 0, है ना। P ऑफ S ग्रेटर देन P नॉट A जीटा A, P नॉट B जीटा B, ये आप लिख लोगे, है ना। यस मैम। इसके अलावा सब कुछ ग्रेटर देन 0 हो जाता है। अच्छा एक और चीज, ए के बीच का इंटरैक्शन बी के बीच का इंटरैक्शन ग्रेटर होता है ए बी के इंटरैक्शन से। नेगेटिव डेविएशन में जस्ट ऑपोजिट, डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा S मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0, P ऑफ S लेस देन P नॉट ऑफ A जीता है ना। ए का इंटरैक्शन बी का इंटरैक्शन लेस देन A और B का इंटरैक्शन। तो ये पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होता है। इन दोनों के ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ हमेशा याद रखना। फिर आए थे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। कुल मिला के हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कौन कौन सी? ऐसे कर देंगे, इसको यहाँ पे जगह नहीं बचेगी तो ऐसे करते हैं, 1 2 फिर 3 और फिर 4। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी क्या थी? डिप्रेशन। डिप्रेशन चले मत जाना बेटा, इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, केमिस्ट्री ले ली, साइंस ले ली तो बनता है मैम, नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या है मैम? ये वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल पे, नंबर ऑफ पार्टिकल पे सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जो भी चीजें डिपेंड करती हैं वो हमारी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो होती है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ S अपॉन P नॉट ऑफ A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ P। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। ऑल्सो डेल्टा TB जो होता है वो होता है TB माइनस T नॉट ऑफ B, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, ठीक। और क्या होता है? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू T नॉट ऑफ F माइनस T ऑफ F। जहां जहां नॉट लगा है वो प्योर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या तो प्योर का टेम्परेचर, प्योर का प्रेशर, प्योर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू MRT, कई बुक्स में CRT लिखा रहता है, यहाँ पे R की वैल्यू 0.0821 वाली हमें लेनी होती है, ठीक है, लीटर ATM लिख लेना, ठीक है। ये हो गया, तो ये चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वैन हॉफ फैक्टर क्या है? करेक्शन फैक्टर था, याद है? वैन हॉफ फैक्टर क्या था? करेक्शन फैक्टर, है ना। तो कई बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें कुछ गलती देखने को मिल जाती है, उसके लिए हम वैन हॉफ फैक्टर को लेके आते हैं, ठीक है। आई से इसको डिनोट करते हो, ठीक है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। आई होता क्या है मैम? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लिख लेना लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, ठीक है। तो ये होता है, तो आफ्टर अपॉन बिफोर होता है बेसिकली, मैम ने बोला क्या होता है? आफ्टर अपॉन बिफोर, ठीक है। अच्छा, बाकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आई से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ता है यहाँ पे। इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी थी, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि वैन हॉफ फैक्टर एक और तरीके से निकलता है। कैसे निकलता है? अच्छा, अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो डिसोसिएशन कह रहे होते हैं, है ना, और अगर लेस देन 1 होता है तो एसोसिएशन कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की एक वैल्यू होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये कैसे निकलता है? I-1 अपॉन N-1। तो कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाए तो हमें ये लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे वैन हॉफ फैक्टर की बात हो गई। लास्ट में आते हैं अजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या मतलब होता है इनका? मैम ये वो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग जिसमें रिसीव हो जाए हमें, है ना, उसे हम बोलते हैं, वो हमारे अजियोट्रोपिक मिक्सचर्स हैं, ठीक है। अजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन दिखाते हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशन, या तो पॉजिटिव डेविएशन या तो नेगेटिव डेविएशन, या तो पॉजिटिव डेविएशन होता है या तो नेगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है। कांस्टेंट बॉइलिंग जब अचीव हो जाए, और दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैन नॉट बी सेपरेटेड, इन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अगर हम चाहें इनको अलग करना तो हम अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन या तो नेगेटिव डेविएशन, तो एक होता है मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप। पॉजिटिव है तो मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप, अब लिख लेना यार अजियोट्रोप, और नेगेटिव है तो मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप। अभी ना नोट वाला वो नहीं खुल रहा है एप्लीकेशन मेरे इसमें स्क्रीन पे, तो इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इस वजह से एकदम थोड़ा सा हमको बहुत ही ज्यादा एडजस्ट करना पड़ रहा है, बस थोड़ा टाइम लगेगा यार, मैं तो एडजस्ट कर ही रही हूँ, तुम भी कर लो, है ना। मैं इसको वरना भी छोटा करती, साइड करती, फिर लिख रही होती बगल में, पर इसमें बहुत दिक्कत आती है इस वाले एप्लीकेशन में, तो इसलिए इसको ऐसे फटाफट लिख दिया। चलो भाई, खैर ये है आपकी क्विक समरी, आपके पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बस ये गारंटी मैं ले सकती हूँ, पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करूंगी। तो ये है पूरी की पूरी समरी। अब तुम्हें पता है तुम्हें चैट बॉक्स में क्या लिखना है। अब मुझे बताओ, सबको ये चीज समझ में आ गई बेटा? बताओ
अजियोट्रोपी का ग्राफ थोड़ा, ग्राफ बेटा जो एज इट इज उसको पढ़ लो, ग्राफ से इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको अजियोट्रोप्स में, ठीक है। वो एज इट इज जो लिखा बस उसको पढ़ लेना, जो ग्राफ है उसको एक बार देख लो, दैट्स इट, जितना उसमें बताया था मैंने। पॉजिटिव नेगेटिव डाउट्स, आपने नॉन आइडियल का ग्राफ पढ़ा ना, पॉजिटिव नेगेटिव, एक बार जाके वो देखो और फिर जाके ग्राफ देखो, अपने आप समझ जाओगे। बाकी ग्राफ तो देखो सबका है, आपको इसका भी ग्राफ पढ़ना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी ग्राफ पढ़ना है, नॉन आइडियल सोल्यूशन के दोनों ग्राफ पढ़ने, आइडियल के दोनों ग्राफ पढ़ने हैं, है ना। तो ग्राफ तो इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ लेना एक बार। क्लियर क्लियर, मजा आई, चैप्टर की क्विक समरी हो गई, दिमाग में बैठ गया चैप्टर, यही टॉपिक्स हैं। अब कभी भी इस चैप्टर में कंफ्यूज हो तो चैप्टर में तो जब भी कंफ्यूजन हो तो डिटेल लेक्चर देखना, पर एक बार ये वाली जो स्लाइड मिलेगी ना तुमको, इसको उठा के देख लिया करोगे, अच्छा ये पूरा चैप्टर है, तो 5 मिनट के अंदर आप पूरा चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो कि ये चीज है। फिर आपको ये भी पता चल जाता है कौन से टॉपिक में आपको कमी आ रही है, कौन से टॉपिक में ज्यादा मेहनत करनी है, तो ये सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलो भाई, बाकी सॉरी फॉर द खराब राइटिंग, क्योंकि आपको पता है ये नोट ओपन नहीं हो रहा है, तो इसमें जब लिखो तो इसमें अपने आप ही वो शिवर करके लिखने लग जाता है, पता नहीं कैसे, लग रहा है मैं शिवर कर रही हूँ तो मैं लिख रही हूँ, तो ठीक है कोई नहीं, पर चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको बता दूं इसमें बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन भी है, पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं क्लास में ही कराऊंगी। चलो, द वैल्यू ऑफ KH इज ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सॉल्युबिलिटी, greater for gases with higher solubility, does not depend on solubility, remains constant for all the gases। सोचो, आपने पढ़ा था KH क्या था, आपको याद होगा कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, और अभी भी मैंने ऐसे किया कि प्रेशर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, प्रेशर ज्यादा होता है सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है ना, और मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। वहीं प्रेशर इज इक्वल्स टू K of H इनटू मोल फ्रैक्शन। अब क्योंकि प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर K of H इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, और वही K of H जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। अगर आपको याद हो, हमने ये पूरी चीजें पढ़ी थी हेनरीज लॉ को पढ़ते टाइम, कि सॉल्युबिलिटी में प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर हेनरीज कांस्टेंट इनवर्सली होता है। देखो ना, हेनरीज कांस्टेंट को एक साइड रखो, इसको यहां ले आओ तो ये इनवर्सली हो जाएगा ना, इसको यहां लाना पड़ जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या लिखा है ऑप्शन में, देखते हैं, ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सॉल्युबिलिटी, एकदम सही बात है, अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो K of H ज्यादा हो जाता है, और इसी के बेसिस पे एक ग्राफ पढ़ा था, अगर याद हो, ऐसे करके ग्राफ पढ़ा था, है ना, कि इंक्रीज तो तीनों में होता है ना, ऐसे करके पढ़ा था कि इंक्रीज तो तीनों में होता है, यहाँ पे हीलियम था शायद, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऐसे करके कोई 3 आपको मैंने वैल्यूज भी बताई थी, है ना, कि इंक्रीज तो मैम तीनों में होगा, पर K of H की अगर बात कर लोगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो कोई कोई नीचे वैल्यू आ रही होगी, तो जिसके K of H की वैल्यू कम थी वो ग्राफ में ऊपर था, और जिसके K of H की वैल्यू ज्यादा थी वो ग्राफ में नीचे था, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। परफेक्टली क्लियर, आगे बढ़ जाएं, ए इज द राइट ऑप्शन। An aqueous KCl solution of density this has a molality of this mole per kg, the molarity of the solution in mole per liter will be। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है, निकालना मोलारिटी है पर आसान नहीं है, आसान नहीं, मतलब नॉर्मल मोलारिटी जो निकालते हैं वैसा नहीं है ना। aqueous solution of KCl having density this, क्योंकि डेंसिटी दी हुई है, देखो सोल्यूशन की कितनी है 2.40, ठीक है, ग्राम पर ml, has a molality of this mole per kg, molality is equals to 6.60 मोल पर kg, 6.60 मोल पर kg, मतलब इतना मोल है, 6.60 मोल्स है इन मोलालिटी, मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में, है ना, 1 किलोग्राम वाटर में, ठीक है। The molarity of the solution in mole per liter will be given molar mass, molar mass given है, molar mass given है KCl का 74.5, खैर नहीं भी given होता तो निकाल लेते, है ना, और molarity निकालना है। molarity कैसे निकलता है, number of moles upon volume of solution in liter, ठीक है, number of moles of solute, ठीक, और number of moles कैसे निकलता है, given mass upon molar mass, क्या हमें कुछ mass given है 6.60, है ना, तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू 6.60 अपॉन मोलर मास भी गिवन है शायद 74.5, है ना, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है इन लीटर, पर वॉल्यूम तो गिवन ही नहीं है, वॉल्यूम तो गिवन ही नहीं है, पर सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, ठीक है, हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो वॉल्यूम को एक साइड ले जाओ, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है,
आप मुझे बताइए मैं मास की वैल्यू क्या रखूं, मास की वैल्यू क्या रखूं इन द चैट बॉक्स। और डेंसिटी क्या डेंसिटी डेंसिटी तो गिवन है, गिवन है, गिवन है, गिवन है, कहाँ गई 2.40। बस ये बता दो तुम मुझे बताओ मास। लेकिन मैंने हिंट दे दिया, मैंने यहीं पे कहीं पे हिंट लिखा है, कहीं पे 1 2 3 इन तीनों में से कहीं पे हिंट लिखा है कि मास की वैल्यू क्या होगी। मतलब अगर आपको वर्ड पढ़ोगे तो आप मास लेक्चर 7 कर देंगे यार, जो भी लेक्चर 7 के साथ हुआ है सही कर देंगे, टेंशन मत लो बेटा, सही कर देंगे, तुम्हारी मैडम सही कर देगी। अभी इसका आंसर बता दो, अभी इसका आंसर बता दो जल्दी से। जल्दी जल्दी से बता दो इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स। मैम मोलैलिटी, मोलैलिटी 6.60 होगा मैम, ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहेगा, और कोई कुछ भी बताना चाहेगा? मैं बस ये बोल सकती हूँ सबने गलत आंसर दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो, मैं बस ये कह सकती हूँ सभी ने गलत, एक भी करेक्ट आंसर नहीं आया, एक भी सिंगल करेक्ट आंसर भी नहीं आया। और ये है एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी, एक भी करेक्ट आंसर नहीं है, ना ही तो 1000 होगा, ना ही तो 6.60 होगा, ना ही तो 1 होगा, सब गलत, सब गलत, टोटल सब कुछ गलत है यहाँ पे, टोटल यहाँ पे सब कुछ गलत है। चलो समझो, मैंने आपको एक हिंट दिया था, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है, आपको मास भी बेटा सोल्यूशन का रखना पड़ता है, और ये जो वॉल्यूम निकाल रहे हो ये भी आप देखो सोल्यूशन के लिए निकाल रहे हो। सोल्यूशन का मास क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है अब समझना, यहां से इसको हटा दो, अभी इसको हटा दो। अब बताओ मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? नहीं पता मैम, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो पता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कितना है 6.60, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये सॉल्यूट का ही तो मास होता है, यहां से आप निकाल सकते हो। मोलर मास कितना है, मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास 74.5, 74.5। इसको उठा के यहां पे रखो, सॉल्यूट का मास, दिस इज सॉल्यूट का मास। तो सॉल्यूट कितना है 6.60 मल्टीप्लाई बाय 74.5 प्लस सॉल्वेंट का मास कितना है, ये रहा, ये रहा सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास। मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1000, क्योंकि ग्राम के टर्म्स में ले रहे हो, दिस इज 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ये रखना है जो किसी ने भी नहीं किया। और यहीं से आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, इसे कैलकुलेट करो। अभी आया, अभी किसे कैसे समझ में आया? सबने गलत आंसर, एक भी करेक्ट आंसर नहीं आया था, एक भी करेक्ट आंसर नहीं आया था। मैं टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर यूज करती हूँ, आपको भाई आंसर एक भी बार कैलकुलेटर से कोशिश किया करो, मत करो। 74.5 प्लस 1000 तो ये आएगा 1491 समथिंग, 1491 समथिंग। कितने लोगों को आया पहले बताओ, कितने लोगों को आया, कितने लोगों को आया? ये आया समझ में? किसी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया। 1491, 1491 मास ऑफ सोल्यूशन। अब इसको उठा के रखो, अब इसको उठा के यहां पे रखो, इसको उठाओ और इसको ले जाओ यहाँ पे, मास ऑफ सोल्यूशन 1491। अब वॉल्यूम की जगह रखा जाएगा, तो यहां से हमें निकालना है मोलैरिटी विच इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन दिस। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली भी गिवन है 6.60 मोल्स है ना, तो रख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 6.60 अपॉन 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 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये रहा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे उठा के रख दो, कितना रहा 1491 अपॉन 2.40। तो यहां से आ जाएगी मोलैरिटी, यहां से आ जाएगी मोलैरिटी, 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 मोल्स ऐसे लिख देना आंसर। बताओ कितनों को आया, बताओ कितनों को आया क्वेश्चन, कितने लोगों को ये क्वेश्चन आया? हाँ लीटर के टर्म में, लीटर में नहीं किया क्या हमने कन्वर्ट, ग्राम में कर दिया था ना, ml, हाँ हाँ, तो 1000 से डिवाइड कर देना लीटर में करने के लिए, डिवाइड बाय 1000, ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देना लीटर में करने के लिए। चलो भाई, तो ये आ जाएगा 1/1000, फिर 1000 और 2.40 ऊपर चला जाएगा और नीचे वैल्यू रह जाएगी।
अब बताओ किसे किसे आया, रिपीट करूं? कोई तो दिख रहा है रॉन्ग, मतलब खुद गलत करो तो रॉन्ग लिख दो। जैसे ही खुद गलत किया हमने हमने रॉन्ग लिख दिया, ये क्या बात होती है? हाँ, ये क्या बात होती है? किसे किसे समझ में आया बताओ, क्लियर हुआ? मोलर मास 74.5 होगा, यस। नहीं आया, रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो। चलो रिपीट करते हैं, देखो समझो क्वेश्चन को। उसने बोला एक केसीएल सोल्यूशन है, उसकी डेंसिटी दे दी और उसने बोल दिया मोलालिटी ऑफ दिस दिस। अच्छा, मोलालिटी का मतलब क्या है? मोलालिटी तो कुछ निकालना ही नहीं है, तो आप उसका क्या लेना देना? तो हम मोलालिटी की डेफिनेशन याद करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यानी कि इतने मोल्स प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। वाटर या सॉल्वेंट कुछ भी लिख लो, सॉल्वेंट लिख दो चलेगा, ठीक है, सॉल्वेंट लिख दो। एक्वस दिया है क्या? एक्वस 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 देख लो, अगर एक्वस दिया वाटर लिख दो, नहीं दिया तो सॉल्वेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्वेंट। ठीक, अब हमें डेंसिटी दे दी तो डेंसिटी से वॉल्यूम तो निकल सकता है, पर वॉल्यूम किसका निकालोगे? सॉल्यूशन का। डेंसिटी भी सॉल्यूशन की है तो मास भी सॉल्यूशन का रखना पड़ता है यहाँ पे। अगर आप डेंसिटी सॉल्यूशन की रख रहे हो, आप वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकाल रहे हो, तो मास भी सॉल्यूशन का ही निकालना पड़ेगा, पर सॉल्यूशन का मास तो गिवन ही नहीं है, तो हमें पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का मास निकल जाता है। चलो ठीक है मैम, सॉल्वेंट का मास ये रहा, सॉल्यूशन का मास हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट यहां से निकल आएगा, सॉल्यूट का मास। यहां से सॉल्यूट का मास उठाया, उस सॉल्यूट के मास को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, ये था सॉल्यूट का मास, ये था सॉल्वेंट का मास ग्राम के टर्म में, तो ये ओवरऑल मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया ग्राम के टर्म में। आप वॉल्यूम निकालो तो गिवन मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे डेंसिटी इधर आ जाएगी, डेंसिटी की वैल्यू रख दी, तो एक ग्राम पर एमएल में आपने निकाल लिया, ग्राम में और देखो एमएल में, ये आपने ग्राम पर एमएल में निकाला है। देखो देखो देखो, डेंसिटी एमएल में थी तो ग्राम पर एमएल में निकला है, ग्राम ग्राम पर एमएल में निकला है, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा एमएल, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं, बाकी तो वही था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ये, नंबर ऑफ मोल आपको डायरेक्टली गिवन है, नंबर ऑफ मोल आपको डायरेक्टली गिवन है, कितना गिवन है? 6.60, तो ये आपका आंसर होगा। अब बताओ कितने लोगों को आया? 1.844 आ रहा है मैम, जो भी आ रहा है बेटा एक बार लिख लेना, जो भी आ रहा है इसको एक बार आपको चेक करना होगा। अब मुझे बताओ किसे किसे समझ में आया, किसे किसे समझ में आया? किसे किसे समझ में आया बताओ? अच्छे से आया? अच्छे से आया बोलो। ये अगर मैं इसको नोट करूंगी तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा 6.60 अपॉन 1491 है ना, अपॉन 2.40 इंटू 1 अपॉन 1000, ठीक है। फिर इस पूरे को ऊपर लेके जाओगे आप, है ना, तो 6.60 इंटू 2.40 है ना, कैलकुलेट तो वैसे कर लेना, पर फिर भी मैं जो भी दिख रहा है यहाँ पे वो लिख दे रही हूँ, 10.62 समथिंग आ रहा होगा, 10.623 समथिंग समथिंग ऐसा आ रहा होगा, 10.623 10.61 के आसपास कुछ आंसर आ रहा होगा। अभी आया समझ में? मोलैरिटी निकालनी थी, पर बढ़िया क्वेश्चन, और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब समझते हो? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन? आपको पता है इस बार बोर्ड ने कितना % कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर दिए? ये पता है किसी को? अब बोर्ड्स में मैक्सिमम % ऑफ क्वेश्चन सीबीक्यू होते हैं, विच मींस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। आपने मेरे मुंह से या किसी ना किसी के मुंह से ये बात जरूर सुनी होगी कि यार बोर्ड्स का लेवल ना डिफिकल्ट होता जा रहा है, पर उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, मतलब लेवल इतना नहीं बढ़ रहा है, पर क्वेश्चन के टाइप बदलते जा रहे हैं, इस टाइप का अलग से घुमा के क्वेश्चन देने लगे। मोलैरिटी जैसा कॉन्सेप्ट कौन सोच सकता है कि उसमें आपको 5 मिनट लग जाएगा? कौन सोच सकता है? सोचो, मैं कह रही हूँ 2 मिनट भी लग रहा है तो आपको ज्यादा टाइम लग रहा है इसमें, ऑब्वियस सी बात है ना, है ना? तो 50% से ऊपर हो गया ना, यस यस। तो अभी तो बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर मैम हमने मोलैरिटी में, सोचने में कैसा लगता है मोलैरिटी के क्वेश्चन में भाई कितना ही टाइम लग जाएगा, पर देखो टाइम लगा, और मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ ये बात, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ ये बात कि 1 से 2% ही स्टूडेंट होते हैं जो इसका आंसर एक बार में निकाल लेते हैं। आप बोलोगे मैम ये क्या बात है, इतना भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, चलो सच में नहीं होगा, पर बोर्ड्स में जाके तुम बैठ के अलग अलग से थॉट्स पैनिक और इतना जल्दबाजी में होते हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलत करके आ जाएंगे अगर ये आ जाएगा तो। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं करो, ये कंडीशन है, अगर किसी बच्चे ने इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए होंगे और ये क्वेश्चन आ जाएगा तो 1% ही स्टूडेंट होंगे जो इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है।
अब आप ही देख लो, इतने सारे स्टूडेंट थे, एक करेक्ट आंसर नहीं आया था मास ऑफ सोल्यूशन का। तो अगर आप वही गलत निकालोगे तो आप आंसर कैसे सही करोगे? ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फिजिकल केमिस्ट्री को आसान सब कहेंगे, पर फिजिकल, अच्छा एमसीक्यू था क्या? अच्छा, तो मैं इतना क्या सॉल्व कर रही थी बैठ के? 10.61 समथिंग आ रहा होगा। ठीक है, चलो चलो ठीक है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। Which of the following gases has the lowest value of Henry's law constant? मैं डायरेक्टली बता दे रही हूँ, आप सर्च कर लेना, मतलब सर्च कर रही हूँ आप इसको लिख लेना। सर्च मतलब सर्च भी करना चाहो कर लो, एक एक वैल्यू देख लिया करो। पर आपने अगर ग्राफ बनाया तो आपको याद भी होगा, हीलियम का सबसे कम होता है अगर इन तीनों के कंपैरिजन देखो, और कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ही कम होता है, 1.4 समथिंग होता है इसका पर केजी के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो बहुत ही कम होता है इसका K of H की वैल्यू। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, the vapor pressure of water at 300 Kelvin is in a closed container is this. If the volume of container is doubled, its vapor pressure at this will be. मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। आपको पता है क्वेश्चन कितनी देर का है? 10 सेकेंड। आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी या डी? ए बी सी या डी क्या लगता है हमारे बच्चों को? ए बी सी और डी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी और डी क्या लगता है? सॉल्व कर लिया? सॉल्व कर लिया? समझ आया? समझ आया? सॉल्व किया? 10 सेकेंड से ऊपर टाइम लग रहा है? अगर लग रहा है तो बोल दो, अगर और टाइम चाहिए तो बता दो, और टाइम चाहिए तो, और टाइम चाहिए तो लिख दो मोर टाइम, या टाइम कुछ भी लिख दो, और टाइम चाहिए तो टाइम लिख दो। बी ए सी डी, बी 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 सी सी, बी बी ए डी डी। ठीक है, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, बहुत सारे आंसर्स, ऑप्शन नंबर बी 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 सी। सी इज द राइट आंसर, और मैक्सिमम इसमें लगने चाहिए थे 10 सेकंड आपको। ए सी बहुत कम बच्चों ने चलो बी लिखा था, सॉरी सी लिखा था। करेक्ट ऑप्शन इज 0.4। क्यों? पढ़ो। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज दिस, यानी कि किसी का वेपर प्रेशर दिया है हमें, अगर उसका इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड इट्स वेपर प्रेशर विल बी, अगर इसका आपने वॉल्यूम डबल कर दिया कंटेनर का, सोल्यूशन का नहीं, कंटेनर का, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कंटेनर तुम 10 लीटर का उठा लो, 50 लीटर का उठा लो, सोल्यूशन में जब तक तुम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो, क्या फर्क? कंटेनर के वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी वेपर प्रेशर है वो एज इट इज रहेगा, यानी कि 0.4 ही रहेगा। केस बेस्ड क्वेश्चन अगेन, इनडायरेक्ट फॉर्म में एक आसान क्वेश्चन दिया, डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट फॉर्म में एक आसान क्वेश्चन दिया। मेजॉरिटी ने आंसर लिखा था 0.8। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे डबल हो रहा है तो कुछ ऐसे इंटू 2 हो रहा होगा, पर बेटा कोई कैलकुलेशन थी ही नहीं, कोई भी कैलकुलेशन थी ही नहीं इसमें, देयर वाज नो कैलकुलेशन। बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन? देखो तुमसे कम से कम मैंने 10-15 क्वेश्चन करवा लिए टॉपिक वाइज, अब 10-15 क्वेश्चन करो जो केस बेस्ड है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, सॉरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, और बढ़िया क्वेश्चन कह लो इनको, है ना। सी इज द राइट आंसर। इतना टाइम नहीं लेना था जितना आपने लिया। कंटेनर का वॉल्यूम, मैं कह रही हूँ 10 किलो का कंटेनर लो, क्या फर्क पड़ता है? सोल्यूशन, सॉल्वेंट, इन सबसे फर्क पड़ेगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और मैं एक और बात बता दूं, बहुत सारे बच्चों ने सी लिखा था पर तुक्के में लिखा था, ये भी मैं बता दूं, तो वो भी समझ लो चीजों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole of a liquid A and 2 moles of liquid B make a solution having total vapor pressure of 40 torr. Vapor pressure of pure A 2023 का देखो क्वेश्चन है, vapor pressure of pure A and B at 45 torr 30 torr respectively, the above solution is, मतलब देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 1 mole of liquid A, A की जब बात कर रहा है जिसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, 1 mole of liquid A, 1 mole of liquid A and 2 moles of liquid B, number of moles हैं 2, और ये बात हो रही है B की, ठीक है। Make a solution having total vapor pressure of this, यानी कि P of S जो निकल के आ रहा है, यानी कि P of A plus P of B करके वो आ रहा है उनके हिसाब से 40 टॉर, ठीक है। टॉर 40 टॉर इसकी यूनिट, जैसे एटीएम वगैरह होता है वैसे ही टॉर होता है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ए का वेपर प्रेशर आपको दिया है, ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी आर दिस, यानी कि P नॉट ऑफ ए, प्योर ए और प्योर बी है ना, तो यानी कि P नॉट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना है 45 टॉर, और P नॉट ऑफ बी इज इक्वल्स टू कितना है 30 टॉर, ठीक है।
द अबव सोल्यूशन इज आइडियल, नॉन आइडियल, शोज पॉजिटिव, नेगेटिव, मैक्सिमम बॉइलिंग अजीरो। अब आप कैसे बताओगे मैम, ऐसे टिक ही तो करना होगा। नहीं, चेक करो चेक करो, और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन भी लिखो, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन भी लिखो। चलो पहले आप इसको निकालो, P of S is equals to P naught of A zeta A plus P naught of B zeta B, ठीक है। P naught of A कितना है 45 इंटू समथिंग समथिंग आएगा, P naught of B कितना है 30 इंटू मोल फ्रैक्शन निकालने के फटाफट से, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। A के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 अपॉन 1 प्लस 2, तो आ जाएगा 1/3, ठीक। मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। B के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 1/3 2/3। सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो इसे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 10 जा, है ना, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 10 जा, ठीक है। तो 15 प्लस 20 35। अब बेटा ये क्या आया, ये आया हमारा कैलकुलेटेड, ये आया कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या था फिर मैम, थियोरेटिकल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे ये दो चीजें, एक कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है और एक थियोरेटिकल वेपर प्रेशर है। इसमें किसी को कोई डाउट यहां तक, पहले बताओ, पहले बताओ किसी को इसमें कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, तो एक बार पूछ लो, बताओ, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब एक लाइन लिखिए, अब एक लाइन लिखिए, इफ कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेसर देन theoretical vapor pressure of solution, then it shows positive deviation from Raoult's law। बहुत सारे बच्चे होंगे जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे यहाँ पे, है ना, बहुत सारे बच्चे जेईई नीट की भी होंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे ही क्वेश्चन घुमाता है, कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक भी बोर्ड्स में इतना क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल का नहीं पूछा गया जल्दी, है ना, बट ये सब पॉइंट्स वहां काम आते हैं। पर मेरा फर्ज है यार, देखो मैं कोई आपके जेईई या नीट की तो टीचर नहीं हूँ, बट मैं आपको जितना गाइड कर पाऊंगी 12th के बेसिस पे, जितना हो पाएगा उतना मैं आपको समझा दूंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 25 आ रहे हैं क्या, 25 आ रहे हैं क्या, 15 + 20 25 कैसे आ सकता है, 25 आ रहा है, चेक कर लो, तब भी कमी आ रहा होगा। अगर 25 आ रहा है तब भी कमी आ रहा होगा, हाँ पॉजिटिव डिविएशन हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव डिविएशन हो जाएगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। चेक कर लेना, वैसे 35 ही आना चाहिए, चेक कर लेना जो भी आ रहा हो, ऐसा सोल्यूशन तो नहीं है मेरे पास, जो भी आ रहा हो आप चेक कर लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, जो भी आ रहा है इससे कम आ रहा होगा, 45 से कम आ रहा होगा, 40 से कम आ रहा होगा, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन सही है, गलत तो नहीं है, एक बार चेक कर लो, अगर 25 बोल रहे हो तो देख लेना, वैसे मेरे हिसाब से कैलकुलेशन सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लो वॉइस तो नहीं है, अभी तो नहीं होनी चाहिए यार, अभी लो वॉइस अभी भी है नहीं, अभी नहीं है, पिट जाओगे तुम लोग जबरदस्ती, कोई लो वॉइस नहीं है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताओ, क्लियर 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 है तो बताओ, क्लियर है तो बताओ, क्लियर सही है ना, चलो परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। इफ मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, द वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट विल बी। अगर वो बोल रहा है किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैलिटी को हमने डबल कर दिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैलिटी को हमने डबल कर दिया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा। ये सीबीएसई के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो वो बोल रहा है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बताओ क्या लग रहा है,
मैं बता देती हूँ डायरेक्ट, मैं समझा देती हूँ। देखो करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर डी, कोई फर्क नहीं पड़ता मोलैलिटी का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बेस में, है ना। डाइल्यूट सोल्यूशन में अगर आपने मोलैलिटी को डबल कर दिया तो उससे कोई लेना देना नहीं होगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का कोई लेना। अच्छा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट याद रहे क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एफ, है ना, ये होता है। यहाँ पे देखने में लग रहा है केबी और एम, लेकिन केबी होता क्या है, केबी होता है जितना भी डेल्टा टीवी लग रहा हो डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। तो वो बोल रहा है अगर डाइल्यूट सोल्यूशन में आप लेके चले गए और इसको डबल कर दिया, डाइल्यूट सोल्यूशन में आप लेके चले गए और इसको डबल कर दिया, तो यहाँ पे कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड ओनली। चलो नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन करें। असर्शन रीजन, मोलैरिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। बताओ क्या होगा, बहुत आसान है ये, तो आसान है, तो डिफिकल्ट नहीं है, बताओ। उसका आंसर डी था, अनचेंज्ड रहेगा। अब इसको बताओ, कल टेस्ट है फिजिक्स का चैप्टर 1 का, स्कूल में फुल चैप्टर हो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, हम में से कोई तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं बताएगा ये बात, ठीक है। मैम पूकी शिपर है आपका, अच्छा सिपर, ये पूकी वूकी बातें मत किया करो मेरे से, ठीक है। ये सिपर वो पानी पीने की आदत बन नहीं पा रही थी, समझ रहे हो, पानी पीने की, और वो थोड़ा सा लड़कियों का होता है वो वाली हैबिट, हमें अच्छी बोतल मिलती है हम पानी पी लेते हैं, होता है ये, लड़कियों के साथ तो देखो होता है, तुमने बोल दे देखो फिर से मुझे मन हो गया। तो ये बोतल ऐसा ऐसा होता है कभी कभी हमें पानी पीने की आदत नहीं है, बट जब हम ये बोतल देख लेते हैं कि चलो ठीक है बोतल अच्छी दिख रही है, ठीक दिख रही है, एटलीस्ट ठीक दिख रही है, तो हम पानी पी लेते हैं, ऐसा हो जाता है। लड़की इन सब बातों में ना दिमाग मत पूछा करो, इसमें कॉमन सेंस लेफ्ट द चैट किया करो बस, ठीक है। चलो भाई, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। मोलैरिटी डिक्रीज करती है जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के, सबको पता है, और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो असर्शन सही लिखा है। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो दोनों चीजें सही है, एक्सप्लेनेशन सब सही है ना, ए इज द राइट आंसर, सब कुछ सही था, देखो सब कुछ सही था, है ना, ए इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर भी लिख के दिया है, बी लग रहा है उन लोगों को, पर ये सही है बेटा, वो एकदम सही एक्सप्लेनेशन है, आपको लग रहा है एक्सप्लेनेशन गलत है पर वो सही है, यही रीजन होता है कि मोलैरिटी की जो डेफिनेशन है कि वो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, तो इसी रीजन की वजह से बेटा टेम्परेचर पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म अ मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप्स, azeotrophs are binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase। क्या लगता है बताओ, नाइट्रिक एसिड और वाटर जो है वो मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप दिखाते हैं। सोचो आपने एग्जांपल्स पढ़े थे, आपने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे अजियोट्रोप्स के, है ना, उन एग्जांपल्स के चलते आपको बताना है भाई क्या ये सही है या नहीं, मतलब सही तो है, क्या सही है क्या गलत है इसमें, ये आपको बताना है। मम्मा देख रहे हो, मतलब कैसे, ये देखो, हाँ इससे मुझे याद है, ये देखो मैंने अपने आप को क्या गिफ्ट दिया था गाइस, कैन यू सी, मेरे ही सर पे गिर गया यार, चलते चलते मेरे ही सर पे गिर गया, मैं चल रही हूँ मैंने अपने सर पे गिरा दिया, लग गई यार, कैसी हरकत है मेरी, कभी मैं गिरती हूँ कभी मैं चीजों को गिरा लेती हूँ, कैसा लग रहा है गाइस ये, सी ये मैंने खुद को गिफ्ट कर दिया था, थोड़ा सा धूल लग गई इस पे, इट्स ओके। देख रहे हो तुम लोग, ऐसे लोगों को देख के लगता है कि ये किसी ने मुझे दिया है, जो भी आता है उसको लगता है वो वाह ये किसने दिया है, मस्ट बी गिवन बाय योर बेस्ट फ्रेंड, हाँ बट नहीं, ये मैंने खुद को दिया है। ये मैंने खुद को दिया है। कैसा लग रहा है पहले ये बताओ, ABCD आंसर बाद में बताना, इसका बताओ कैसा लग रहा है ये, इसके बारे में बता दो। हाँ मतलब इट्स लाइक जैसे बोलते हैं टीचर साहेब, तो इट्स टीचर साहिबा, कुछ मैं ऐसा चाह रही थी टापुर आपुर लिखा हो, बट मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, मुझे समझ नहीं आया मैं कहाँ से कस्टमाइज कराऊं, मुझे ऐसी चीजें बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे ऐसे इतना शौक बाकी चीजों का नहीं है, ऐसे लड़की वाली जो चीजें होती है मुझे बहुत रेयर, टेडी वेडी मुझे नहीं पसंद, तो ये सब बस कोई दे दे मजा आ जाती है, देख रहे हो इनडायरेक्टली कैसे मैं भीख मांग लेती हूँ चीजों की। और ये मैंने अपने ही सर पे गिरा लिया है, सारा साहिबा टूट गया मेरा, साहिबा आए घर का है ना, आज पूरा साहिबा निकल गया मेरे ही सर पे गिर के। चलो मैं तो मस्त चल रही हूँ तुमसे पूछते पूछते सामने जाके लड़ गई, कुछ भी हो जाता है ना। चलो बताओ भाई क्या करेक्ट आंसर है, बहुत सारे आंसर्स वैसे हमारे पास आ चुके हैं, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, है ना। देखो ये तो सही लिखा था, ये एग्जांपल भी सही होता है ना, और ये तो सबको ही पता है, तो लास्ट टाइम डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था, सही दोनों चीजें पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस बात की, ठीक है।
तो मैक्सिमम बॉइलिंग का एक्सप्लेनेशन तो आपको पता है ना क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग अज़ीयोट्रोप है ना, नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा होगा राउट्स लॉ से, नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा होगा राउट्स लॉ से, तो इसकी एक्सप्लेनेशन गलत थी, मतलब सही नहीं थी यू कैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई कुछ न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं फटाफट से, कुछ न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं फटाफट से। परफेक्ट। 1 मोलर aqueous solution of this is heated to its boiling point. Solution has the boiling point of this. Determine the Van Hoff factor. Kb आपको गिवन है। मैम ने बोला कभी भी हमें बेटा अपनी कहते हैं हमें अपने बारे में पता होना चाहिए, हमें बिल्कुल अपने आप को नहीं मानना है इंटेलिजेंट बेटा, बिल्कुल कभी नहीं सोचना, क्योंकि जो है ही नहीं वो क्यों सोचना तुम्हारे लिए, है ना। तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना एग्जाम में कि अरे फॉर्मूला लिखा मुझे आता नहीं, बेटा तुम्हें नहीं आता। हमेशा दिल अपने देखो, अपनी छूट अपने आप से नहीं छुपा सकते तुम, कोई देखे ना देखे भगवान के पहले तुम भी देख रहे हो खुद को, भगवान बाद में देखते हैं, तुम पहले देखते, तुम्हें तो अपनी हरकतें पता है ना बेटा। तो कभी भी बेटा डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करने मत लग जाना, गिवन चीज लिख देना, भगवान के नाते बस तुम गिवन चीज लिख देना। और अगर एग्जाम में तुम्हें 30 मार्क खान बनना है तो उसके लिए फिर प्रैक्टिस इतनी कर लो आज से ही, अभी से गिवन चीज बार बार लिखा करो ताकि एग्जाम में लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो कोशिश करो ये चीज आप समझो, और छुट्टी छुट्टी लिख दिया तो बेटा आज पिट जाओगे। चैप्टर का कोई भी एक तिनका भी इस चैप्टर का आपको छोड़ना नहीं है। आज की क्लास 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ही लूंगी मैं, है ना। जितने क्वेश्चन करोगे तुम्हें उतनी मजा आएगी। तुम्हें लगता है कि मजा नहीं आ रही, बट है मजे वाली बात है ये, ठीक है। जितने क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, तो कोशिश करो पढ़ लो। चलो तो भाई हमें क्या गिवन है, 1 मोलर aqueous solution is heated। 1 मोलर मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 1 लिख लो, या लिख लो मोलालिटी डायरेक्ट, है ना, मोलालिटी इज इक्वल्स टू 1 m, ठीक है। इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन हैज बॉइलिंग पॉइंट दिस, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि टेम्परेचर ऑफ T ऑफ B इज इक्वल्स टू कितना, 100.18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये है, ठीक है मैम। अच्छा एक चीज नहीं गिवन है पर मैं लिख दूं T नॉट ऑफ B, क्योंकि वाटर की ही बात हो रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वैन टॉप फैक्टर निकालना है, केबी आपको गिवन है, केबी आपको गिवन है कितना, 0.512, ठीक है। आई की वैल्यू हमसे पूछी गई है, चलो भाई निकाल लो। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, ठीक है। तो डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टी नॉट ऑफ बी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। टीबी कितना गिवन है, टीबी इंटू आई भी कर लेना, ठीक है। टीबी कितना गिवन है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.18 माइनस टी नॉट ऑफ बी 100 डिग्री सेल्सियस, केबी की वैल्यू कितनी है 0.512 मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी 1 इंटू आई। थोड़ा हलवा क्वेश्चन हो गया ये तो। आई इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आएगा 0.18, है ना, 0.18 ही होगा ना, 0.18, हाँ 0.18 डिवाइडेड बाय 5, 0.512, तो यहाँ से आई की कुछ वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन हो गया ये तो भाई, ये तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन हो गया। बताओ आया 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 आया, सब सही है ना, सब सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, दिक्कत समस्या प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, दिक्कत समस्या प्रॉब्लम तो नहीं है, बता दो अभी है तो बेटा अभी बता दो, अभी बता दो। सब सही है ना, सब सही है, सब सही है। आई की वैल्यू निकाल लो, आई की वैल्यू निकाल लो, 0.18 डिवाइडेड बाय 0.512, 0.35, ये आ रहा होगा आई की वैल्यू, ठीक है। चलो चलो चलो, हाँ 0.3 समथिंग ना, 0.35 सही है। चलो चलो वेरी गुड वेरी गुड, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सोल्यूशन देखते रहना, नियरली आंसर यही आ रहा होगा। A 0.01 mole solution of AlCl3 freezes at this, calculate the percentage of dissociation। अच्छा मतलब percentage of dissociation, अल्फा पूछ रहा है, K of F हमें गिवन है, ठीक है, गिवन लिखो। मोलालिटी मैम है 0.01 m, AlCl3 freezes at this, freezes at this, अच्छा मतलब T of F गिवन है 0.068, बताना सही है या नहीं, T of F है ना। KF आपको गिवन है 1.86, ठीक है ठीक है। और सबको पता है T नॉट ऑफ F तो हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्या बचा,
कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा आपको बताना है क्या है। अल्फा का फॉर्मूला क्या लगता है, क्या लगेगा? अल्फा का एक फॉर्मूला पढ़ा है कि मैम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल होता है i-1 अपॉन n-1। अच्छा, n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होती कैसे? बैलेंसिंग से निकलती है। n की वैल्यू बैलेंसिंग से निकलती है, याद है, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? AlCl3 की। तो फॉर AlCl3 इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा Al प्लस 3 टाइम ऑफ Cl -1। n की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये एक बार है प्लस ये 3 बार है, तो यहां से n इक्वल्स टू आ जाएगा 4। तो यहां पे आप लिख लो n इक्वल्स टू 4। गिवन चीज में n इक्वल्स टू 4 भी हम लिख देंगे। अब i हमको निकालना है, क्योंकि ये बात कर रहा है किसकी? ये बात कर रहा है डेल्टा TF से रिलेटेड, तो हम यहां से i की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू I। डेल्टा TF होता है T नॉट ऑफ F माइनस T ऑफ F इज इक्वल्स टू K ऑफ F इंटू M इंटू I। T नॉट ऑफ F कितना है? माइनस का था, माइनस का, तो माइनस का T नॉट ऑफ F तो 0 हो गया। अच्छा, माइनस का 0.068, KF कितना है? 1.86 मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी कितना है? आई थिंक डायरेक्टली था 0.01 इंटू I। तो यहां से I का फॉर्मूला बनेगा, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसको एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड ले, ये हो जाएगा 0.068 डिवाइडेड बाय 1.86 मल्टीप्लाई बाय 0.01। तो यहां से I की कोई वैल्यू आ जाएगी। पहले बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत, फिर मैं आगे बढ़ूं। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? मैं एक बार रिपीट करती हूँ बेटा, मैं बार बार रिपीट तुम्हारे लिए कर दूंगी, तुम जितनी बार बोलोगे मैं कर दूंगी, पर फिर कोशिश करो आप भी थोड़ा सा जल्दी समझने की। देखो अगेन, ऐसा नहीं है कि अरे कोर्स तो मैम ने भेज दिया था स्टार्टिंग में कह के 10 बार पूछोगे 10 बार बताएंगे, पर मैम आप ये मत कहना पहली बार में ही बस बेटा अब नहीं बताएंगे। नहीं, हम आपको सच में 10 बार बताएंगे, पर कोशिश करो 10 बार पूछने की जरूरत ही ना पड़े, ये आपकी तरफ से थोड़ी सी कोशिश होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको हर क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट कर रही हूँ, खुद से कर रही हूँ, लेकिन अगर चौथी पांचवी बार जरूरत पड़ रही है तो बेटा फिर तो एक क्वेश्चन हो पाएगा एक क्लास में, तो हमें थोड़ा तो क्लास को टाइमली देखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास भी कर रही हूँ, देखो आज की मैं एक्स्ट्रा क्लास करूंगी, आज आपकी क्लास 15-20 मिनट एक्स्ट्रा होगी, कंफर्म होगी, आज 1 घंटे की क्लास नहीं होगी, ठीक है, लेकिन कोशिश करो थोड़ा सा जल्दी समझने की। मैं सब कुछ रिपीट करने जा रही हूँ, क्या कैसे आया सुन लो। सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो लिख दी। अब यहाँ पे n की वैल्यू में बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। n क्या है? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, n होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो आप देख रहे हो उसमें जो बैलेंसिंग है उसका सम है ना। तो यहाँ पे 1 भाई AlCl3 की बात हो रही, जब इसको तोड़ो, अगर किसी ने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाए तो उसको पता होगा हमने ये क्वेश्चन किया है। AlCl3 के लिए नहीं किया है, पर K2SO4 के लिए किया था, K2SO4 के लिए किया था, KCl किसी के लिए तो किया था। अगर आपने ये मेरे साथ टॉपिक वाइज पढ़ा है तो सेम क्वेश्चन आपने इसी तरीके का क्वेश्चन लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे AlCl3 को तोड़ोगे तो ये Al और Cl में टूटेगा। अब इसको बैलेंस देखो, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 3 आया, सबको पता है ये +3 है, यहाँ पे 3 है। अच्छा, ये बैलेंस बैलेंस तो 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ये तो पढ़ा ही होगा कि अगर यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -1 है तो ये भी तो 3 बार Al होना चाहिए ना, Cl जो है वो 3 बार होना चाहिए, तो 3 टाइम्स, तो बैलेंसिंग आ गई 3 + 1 4। तो n की वैल्यू यहाँ से निकल के हमारी आ गई, ठीक है। तो n की वैल्यू में अगर कंफ्यूज हो तो n की वैल्यू होती है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बैलेंसिंग, ठीक है। अब डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू I। बहुत लोग बोलते हैं डेल्टा मैम T नॉट ऑफ F नहीं समझ में आता, बेटा आपको नहीं गिवन है तो हमेशा याद रखो जनरली वाटर की ही बात हो रही होती है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है प्योर स्टेट में और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। तो नहीं गिवन और रिक्वायरमेंट है तो आप इसको रख सकते हो, ठीक है। तो हमने रख दिया, -T ऑफ F गिवन था, KF गिवन था, M गिवन था, I निकाल लो। बोलो किसे किसे आया अभी? 86.6% समथिंग आ रहा है। चलो देख लेते हैं एक बार, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 1.86 मल्टीप्लाई बाय 0.01 0.0186 0.0186 0.0186 0.0186 डिवाइड कर दिया, 3.65 समथिंग आ रहा होगा। 33 क्यों बोल रहे हो? 33 3.65 आ रहा है, डिवाइड करने पे 3.65 आ रहा है, कैलकुलेटर थोड़ी गलत होगा। बस अब इसको उठा के यहाँ पे रख दो, चेक कर लेना आपने शायद कुछ गलत कर दिया बेटा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 3.65 -1 अपॉन 4 -1, अल्फा इज इक्वल्स टू 2.65 अपॉन 3।
यहां से आ जाएगी अल्फा की कुछ वैल्यू, अल्फा की कुछ वैल्यू 2.65 डिवाइडेड बाय 3, 0.88, ये आ रहा होगा 0.88, मल्टीप्लाई 100 से कर सकते हो अगर चाहो तो, है ना, तो 88%। अच्छा 88 वो बोल रहे हो क्या, 88 ओवरऑल आंसर बोल रहे थे क्या, 0.88, अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है, ठीक है, फाइन फाइन, मुझे लगा मैं आई पूछ रही हूँ तो वो बता रही हूँ, ठीक है। तो 0.88% के टर्म में लिखना हो तो परसेंट लिख दो, 0.88 भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है, पर कोशिश करो, क्योंकि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा परसेंट में होता है, 100% डिसोसिएट हो गया, 80% हो गया, तो आप यहाँ पे परसेंट के फॉर्मेट में लिख के आओ। चलो भाई, अब आपको पता है चैट बॉक्स में क्या लिखना है, अब आपको पता है चैट बॉक्स में क्या लिखना है, आ रहा है क्वेश्चन समझ में, बताओ आ रहे हैं क्वेश्चन समझ में। देखो मैं आसान क्वेश्चन तो बेटा लेके ही नहीं आई हूँ, आसान क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगी, करते रहना जाके, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपसे सब बता देंगे डेल्टा टीएफ निकालना, पर बोर्ड्स के टाइम पे जो चीजें पढ़नी है वो आज से प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, मेरा सिंपल कहना है। और मैं कहती हूँ ये बात कि बोर्ड्स में आप ऐसे पढ़ के जाओ कि आप कहो कि बोर्ड्स का पेपर आसान आया था, ये ना कहना पड़े कि यार हमने कम पढ़ा मुश्किल आ गया, नहीं, शुरुआत से इतना पढ़ लो कि डिफिकल्ट की हैबिट ऑलरेडी लग जाए आपको। क्लियर है, रिपीट भी मैंने कर दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन of a protein contains इतना ग्राम of protein, osmotic pressure of such solution at this is found to be this, calculate the molar mass of the protein। कोई भी प्रोटीन की बात हो रही है, कोई भी कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, तो वॉल्यूम कितना हो गया 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। चैट बॉक्स में जल्दी से इसको लीटर में कन्वर्ट करके बताओ। कंटेन्स इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन, गिवन मास ऑफ प्रोटीन है 1.26 ग्राम, गिवन मास कंटेन्स इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सोल्यूशन, पाई की वैल्यू गिवन है, सोल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन, ठीक है। कैलकुलेट करना है मोलर मास, तो देखो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है तो वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 0.2 इज द राइट आंसर बेटा, ये हो जाएगा 0.2 लीटर, ठीक है, 0.2 लीटर। हमें पता है क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू MRT, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू R इनटू T, ठीक। पाई की वैल्यू मेरे ख्याल से गिवन है ना 2.57 इनटू 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल नहीं पता, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास ही हमको निकालना भी है। गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है 1.26 अपॉन मोलर मास होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आपने कर ही दिया 0.2 डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, है ना, या लिख लो 200 अपॉन 1000, आपके ऊपर है, इनटू आर की वैल्यू सबको पता है 0.0821 होती है, यहाँ पे टेम्परेचर 300 केल्विन है, नहीं लिखा है तो लिख लो R इज इक्वल टू 0.0821, ये वाली वैल्यू हमें रखनी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर के टाइम पे। चलो भाई बताओ, आया समझ में, आया समझ में। मोलर मास को एक साइड कर दो, बाकी सबको एक साइड ले जाओ, ठीक है, मोलर मास को एक साइड कर दो, बाकी सबको एक साइड ले जाओ, तो हो जाएगा मोलर मास इज इक्वल्स टू 2.57 इंटू 10 की पावर -3, है ना, 1/0.2, तो यानी कि यहाँ भी ऊपर आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 1.26 इंटू 0.0821 इंटू 300, तो यहाँ से आ जाएगा मोलर मास की वैल्यू, यहाँ से आ जाएगी हमारे मोलर मास की वैल्यू। बताओ कितना आ रहा है, आया समझ में। इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं ना, सोल्यूशन हो गई 1.26 0.083 वाली वैल्यू हो गई, 1.26 वाली वैल्यू हो गई, ठीक है। ये उल्टा क्यों है, उल्टा क्यों है, अच्छा एक सेकंड, मोलर मास इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ओके ओके ओके, वेट, एक मिनट प्लीज सही करो, मोलर मास इधर है, वो इधर आएगा तो ये इधर आएगा, ठीक है 1.26 इंटू 0.0821 इंटू 300 एक साइड रहेगा मोलर मास, और 0.2 यहाँ आ जाएगा, हाँ ठीक है, मोलर मास यहाँ, ये हाँ ठीक है, तो 2.57 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 0.2, प्लीज करेक्टेड, यहाँ से मोलर मास निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ से मोलर मास निकल के आएगा, तो मोलर मास इज इक्वल्स टू, बताओ क्या आंसर आ रहा है, 61039 ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट याद रखना ग्राम पर मोल होती है,
बोलो क्लियर। हाँ 1 बाय हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, सही कर लेना सही कर लेना सही कर लेना सही कर लेना। मैंने इसको एक बार मतलब थोड़ा सा जल्दी में शायद ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है बताओ क्लियर 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 क्लियर, किसे किसे आया? हमारे कितने बच्चों को ये क्लियर हो गया? कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ? बच्चा पार्टी बता दे जल्दी से, बच्चा पार्टी थोड़ा जल्दी से बता दे, क्या ये क्लियर है उन्हें? क्या ये उन्हें क्लियर है? किसी भी प्रोटीन की बात हो रही होगी, ये किसी भी प्रोटीन की बात हो रही होगी। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, जल्दी से बता दो एक बार। आ गया? चलो तो बहुत सारे क्लियर आ गए, बहुत सारे क्लियर आ गए। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है चलो परफेक्ट परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट? कुछ बचा कि हो गया? चलो भाई एक केस बेस्ड क्वेश्चन कर लिया जाए, बोलो तो कर लिया जाए। फिर देखो थोड़ा सा ही बचा है, फिर होमवर्क है। कितना बचा है? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा कर लेते हैं। रीड द पैसेज बिलो। देखो हमेशा केस बेस्ड जब भी आए तो पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो, तो पता चल जाता है क्या करना है ना। फ्रोजन सॉल्वेंट लिक्विड, ठीक है, डेल्टा डीएफ वाला ग्राफ है ना। चलो तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। 8 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन इतना ग्राम ऑफ बेंजीन, शोज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू दिस। ठीक है चलो भाई, तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके हिसाब से हम करते हैं फटाफट से। ठीक है अब इसे मुझे बार बार पलटना पड़ेगा। 8 ग्राम बेंजोइक एसिड, गिवन मास है 8 ग्राम बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम बेंजीन। 8 ग्राम बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन, क्या था, किसमें डिसॉल्व था? डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, 30 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है इसको इसमें डिसॉल्व किया गया। ठीक है बेंजीन 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 शोज अ डिप्रेशन ऑफ इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू दिस। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली है 2.62, तो डेल्टा टीएफ दिया डायरेक्टली 2.62 है ना, डायरेक्टली, क्योंकि उसने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिख दिया था। ठीक है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज दिस, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ गिवन है 4.9। व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड? 4.9 केएफ है। मोलर मास बताना है, मोलर मास बताना है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब सुनो, आधे से ज्यादा 30 मार्क खान, मुझे पता है ऐसे करता कोई नहीं पर सोचता सब है, सोचते सब है, ये बात ये करते सब नहीं पर बेंजोइक एसिड, अच्छा मतलब बेंजीन पे लगा है COOH। मैम एक कार्बन, टोटल 6 कार्बन, टोटल इतने ऑक्सीजन, इतने हाइड्रोजन जितने भी हैं, है ना, इन सबको उठा के इसका मास निकाल लो। पर बेटा वो बोल रहे हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास, यानी कि आप 30 मार्क खान नहीं बनोगे यहाँ भी, है ना, आपको यहाँ भी इंटेलिजेंट खुद को नहीं समझना है। ऑब्जर्व्ड मोलर मास का मतलब है आपको पूरी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। ठीक है चलो अब क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला घुमा हुआ है, पूरा रिलेशन है केएफ से, यानी कि डेल्टा टीएफ से, तो डेल्टा टीएफ से निकाल लो केएफ इंटू एम। अच्छा कहीं भी उसने नहीं बोला डिसोशिएट क्या है, ये क्या है, कोई लेना देना नहीं है। और पहली चीज दोनों नॉन वॉलेटाइल ग्रुप्स हैं, तो आपको यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू एम। एम क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट हो गया और जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट हो गया। ठीक है तो केएफ कितना है? डेल्टा टीएफ पहले देखो 2.62, ठीक है केएफ कितना है? 4.9 मल्टीप्लाई बाय गिवन मास कितना है? सॉल्यूट का 8, मोलर मास हमें निकालना है, होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो 30/1000 ये कर देना है, आंसर आ जाएगा। बोलो कर लोगे? क्या होगा यहाँ से? क्या होगा क्या होगा क्या होगा? हम बोलेंगे मोलर मास एक साइड रखो, ठीक है तो मोलर मास वहां जाएगा, यहाँ आएगा, तो मोलर मास इज इक्वल्स टू 4.9 इंटू 8, है ना, ऊपर चला जाएगा, इंटू 1000 अपॉन 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 2.62 इंटू 30। एक बार चेक जरूर कर लेना, यही होगा 1000/30, मोलर मास वहां जाएगा 2.6, हाँ सही है। ठीक है तो ऐसे मोलर मास निकल के आ जाएगा। अब बताओ चैट बॉक्स में आया समझ में? ग्राम पर मोल में आएगा आंसर।
बताओ किसे किसे क्लियर है, फटाफट हाथ चल रहे हैं। रिपीट कर दूं मैं, इसको भी रिपीट कर दूं? यार ये तो इजी है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। देखो आपको सब चीजें गिवन थी, ठीक है, आपको ये गिवन चीजें हैं, ठीक है। मोलर मास उसने आपसे पूछा है, फॉर्मूले में रख दिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, बस उठा के बस वैल्यूज रखी है मैंने बेटा इसमें। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सॉरी केस बेस्ड क्वेश्चन है ये, बोर्ड्स का, बोर्ड्स में पूछा गया है। बोलो कर पाओगे, कर लोगे, पक्के से कर लोगे, बता दो एक बार। देखो हल्के मत लेना बेटा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड और ये सब पढ़ना पड़ेगा। T 78.6, तो ये आएगा 39200 डिवाइडेड बाय 78.6, 498.7 समथिंग, 498.72, 498.72 आया। कर लोगे पक्का, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, छुट्टी छुट्टी मत लिखो, अब तुम बच्चे नहीं रह गए हो, तुम अपने स्कूल लाइफ की सबसे बड़ी क्लास में आ चुके हो, ठीक है। मैं आपको चलो इतना प्रॉमिस कर देती हूँ, मैं तुम्हारे बचपने के लिए कोई एक क्लास में कम टाइम में पढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा जल्दी छुट्टी कर दूंगी, पर आज नहीं। एक दो क्वेश्चन अच्छे हैं तो लगाओ, मैं तो कह रही हूँ लगाओ, है ना। होमवर्क फिर बहुत सारे, पर मुझे पता है होमवर्क कितने बच्चे कितना डिसिप्लिन के साथ करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि होमवर्क क्वेश्चन आप कम लो, क्लास में क्वेश्चन आप ज्यादा करो, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 30 ml of this density given है and 70 ml of this density given है, are mixed at this temperature, form a solution, density again given है, find the depression in freezing point, depression in freezing point हमें निकालना है, delta TF हमें निकालना है, 30 ml of CH3OH। अब क्या करें, ऐसा करते हैं, यहाँ पे पेज बढ़ाते हैं, फिर इसको बगल में कर देंगे, इस पे जाओ, पेज ऐड करते हैं अपन, ठीक है। अब सुनो, 30 ml of CH3OH, 30 ml है CH3OH, CH3OH, 30 ml of CH3OH, जिसकी डेंसिटी है 0.798, जिसकी डेंसिटी है 0.798, ठीक है, 30 ml का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या है, 70 ml H2O है 0.998, 0.998 इसकी डेंसिटी की मैंने, ठीक है। फाइंड द और कुछ था, ये हो गया 70 ml आर मिक्स्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर की मैंने। फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF है 1.86, KF है 1.86 और डेल्टा TF आपको निकालना है, ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है, ये गिवन चीज है ना, 1.86, ठीक है। चलो फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कैसे निकलेगा मैम, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। M क्या होता है, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, अच्छा यहाँ पे कहीं ये तो कंफ्यूज नहीं हो रहा मैम, I की वैल्यू कब रखनी है कब नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा। जब भी कभी कोई इलेक्ट्रोलाइट दिखे तो I की वैल्यू रखी जाती है, जैसे AlCl3, KCl, K2SO4, है ना, NaCl, H2SO4, ऐसा कोई ग्रुप दिखे जो टूट सके तो आप करते हो, इन सब में नहीं करते, है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में नहीं होता I की वैल्यू। जैसे आपने पढ़ा था ना, चीनी के लिए कहाँ रख रहे थे कोई भी वैल्यू, वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं रखते। चलो M क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक। गिवन मास अपॉन मोलर मास होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक। गिवन मास आपको कुछ है क्या, नहीं, वॉल्यूम गिवन है, यस मैम। तो देखो सॉल्यूट के लिए निकाल लो, सॉल्यूट के लिए निकालो गिवन मास, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये किसके लिए, ये देखो सॉल्यूट के लिए है ना, लेट्स से इसको मैंने सॉल्यूट बोल दिया, जो कम है वो सॉल्यूट है ना, तो ये सॉल्यूट के लिए सॉल्यूट, तो यहां से मास भी सॉल्यूट का निकलेगा और मोलर मास भी सॉल्यूट का होगा। तो मास कितना गिवन है नहीं पता मैम, लेकिन आप मास निकाल सकते हो, कैसे, इसको मान लीजिए डेंसिटी इनटू मोलर मास, डेंसिटी गिवन है यस मैम 30, नहीं सॉरी, डेंसिटी गिवन है 0.798 इनटू 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 सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी 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 मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी 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 मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, है ना। वॉल्यूम कितना है 30, निकाल लो कितनी आ रही है डेंसिटी, फिर इसके लिए निकालो, ये इसके लिए हो गया, फिर इसके लिए निकालो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ताकि सॉल्वेंट का मास निकले, तो मास ऑफ सॉल्वेंट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल आएगा इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी गिवन है 0.99, वॉल्यूम कितना गिवन है 70। इन दोनों को बेटा चेक कर लो, इन दोनों को एक बार चेक कर लो। ठीक है, क्या क्या है, सबसे पहले है 0.798 इंटू 30 23.94, फिर है 0.99 इंटू 70 69.3। ये क्या था 0.798 इंटू 30 की किया था ना 23.94। हाँ ठीक है, चलो तो ये कर लिया हमने। अब ये आ गया मास, आ गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब रख दो उठा के, गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है 23.94 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास इसका निकाल लोगे, कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 4 4 बार है प्लस ऑक्सीजन 16, कितना आएगा, कितना आएगा 10 12 1 कैरी 1 2 3 32 गिवन मास अपॉन मोलर मास होल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 69.3। ठीक है, उठा के रख दो, कुछ नहीं करना है, उठा के रख दो। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF है 1.86 मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी आपने निकाला कितना 23.94 अपॉन 32 होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम 69.3, क्योंकि किलोग्राम है तो 1000 से डिवाइड कर देना। तो यहां से डेल्टा TF इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू 23.94 इंटू 1000 अपॉन 32 इंटू 69.3, यहां से आ जाएगी डेल्टा TF की वैल्यू। और डेल्टा है तो चाहे डिग्री में है चाहे केल्विन में, हमें नहीं सोचना है। कर लोगे बताओ, परेशान तो नहीं हो रहे हमारे बच्चे, कह रहे हैं यार नहीं मैम नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, बंद करो, ऐसे तो नहीं हो रहे हो? एक बार बताओ ऐसा हो तो नहीं रहा है किसी के साथ? यस मत लिख देना, पिट जाओगे अगर तुमने बोल दिया हाँ मैम ऐसे ही हो रहा है तो। अगर तुमने बोल दिया हाँ मैम ऐसे ही हो रहा है तो तुम पिट जाओगे मुझसे, तुम जाओगे पिट, याद है ना, तुम जाओगे पिट वाला डायलॉग। ठीक है, एक बार देख जरूर लेना। और इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, चेक कर लो कितना आ रहा है 1000 इंटू 1.86 इंटू 23.94 समथिंग है ना, 1.86 इसको मल्टीप्लाई किया होगा 19.9 डिग्री सेल्सियस। कहाँ गया 19.9 डिग्री सेल्सियस। कर लोगे? एक बार और बताऊं, एक बार और सुनने से रिपीट करती हूँ, चलो इसे रिपीट करती हूँ, डोंट वरी, परेशान मत हो, मैं रिपीट कर रही हूँ। आपको वॉल्यूम गिवन था ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ये है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये गिवन था, वॉल्यूम गिवन था, उसके बाद आपको डेंसिटी गिवन थी। ठीक है, हमने फॉर्मूला देखा पहले, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। KF हमें पता है, मोलालिटी कैसे निकलता है मैम, नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मैम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें मास तो पता ही नहीं है किसी का भी, पर हमें डेंसिटी और वॉल्यूम पता है, और हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है, तो यहां से इसका मास निकल आएगा, इसको यहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, पहला आंसर आ गया ये। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया, वहां पे उठा के रख दो। फिर हमने क्या किया, सॉल्वेंट, उसके बाद गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो निकाल ही लोगे, मोलर मास सबको पता है ना, CH3OH का निकालना था, निकाल लिया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा नहीं पता, तो कोई बात नहीं, सॉल्वेंट की डेंसिटी पता है और वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम और डेंसिटी पता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसको यहां ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट वापस से हमारा निकल के आ जाएगा, वापस से हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जब निकल के आ गया, उठा के यहाँ पे रख दिया, किलोग्राम में करना था तो 1000 से डिवाइड कर दिया, डेल्टा TF की वैल्यू ओवरऑल। उसके बाद तो बस कैलकुलेशन है, उसके बाद तो बस कैलकुलेशन है। बढ़िया क्वेश्चन, अगेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही है ये भी बेटा। चलो इस तरीके का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ शुगर ऑन बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। बताओ यार, कम कर देगा बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, सबको पता है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, जाएगा एसोसिएशन टाइप का कुछ हो जाता है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉरी जाएगा तो कोई चेंजेस इतना नहीं होगा खास, और जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन का मेन कॉज क्या होता है, मेन कॉज बताओ क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन का। तो मैम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे वो डिपेंड कर रही होगी। ठीक है,
एडिशन ऑफ शुगर करोगे, इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, एक सेकंड मैंने उल्टा बोल दिया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। शुगर को ऐड किया, पानी में ऐड किया, नॉन आइडियल सोल्यूशन बना एंड फलाना फलाना काम हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, बता दिया, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, और जो भी आई की वैल्यू उस हिसाब से इसको लिख देना। बाकी दोनों क्वेश्चन कर दिए, बस 2 क्वेश्चन करो फटाफट, फिर क्लास एंड कर देंगे। सोडा वाटर बॉटल केप्ट एट रूम टेम्परेचर फ्रीजेस ऑन ओपनिंग, है ना, फ्रीजेस, सॉरी फ्रीजेस नहीं, फ्रीजेस नहीं, फ्रीजेस, फ्रीजेस, फिज करती है, फिजेस आप ओपनिंग, फिजेस एट ऑन ओपनिंग, फिजेस एट ओपनिंग। फिज क्यों करती है, सबको पता है, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है, खोल दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ गई, प्रेशर कम हो गया, और हमें पता है जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी, तो वो गैस फिज करके बाहर इसलिए निकली होगी क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम कर दी हमने, है ना, क्योंकि हमने उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम लिया है और इस वजह से इसकी ये सॉल्युबिलिटी कम हो गई होगी। देखो सोडा वाटर बॉटल्स नॉर्मली सील्ड अंडर हाई प्रेशर, है ना, इंक्रीज कर देता है सॉल्युबिलिटी। वो जैसे ही बॉटल को खोला होगा, प्रेशर जो है वो सरफेस पे कम हो गया होगा, इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है ना, बॉटल से बाहर आ जाएगी और हिजिंग नॉइज निकल के आएगी, या बोल लो फिजीनेस हो जाएगी। स्कूबा डाइवर्स फेस पेनफुल कंडीशन व्हेन दे गो डीप अंडर द सी, हाउ दे ओवरकम दिस कंडीशन। पहली चीज तो ये कंडीशन है बेंड्स, ये क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही वो नीचे जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। लेट्स से स्कूबा डाइवर्स जो सिलेंडर में गैस लेके गए वो नाइट्रोजन गैस है, तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी उनकी बॉडी में बढ़ जाएगी। अब जैसे ही वो बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि वापस से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ गए, तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई, तो वो गैस जो अंदर भर गई है वो बबल बन के बाहर निकलना चाहेगी, उसकी वजह से एक्सट्रीम पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्कूबा डाइवर्स गोज डीप इन द सी ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, है ना, हाई प्रेशर हो गया, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई ब्लड में, यस मैम। जैसे ही वो बाहर निकल के आए, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड गैस जो है वो कम हो गई, जिसकी वजह से बबल्स बनने लग जाएंगे नाइट्रोजन गैस के ब्लड कैपिलरीज में, है ना, पेनफुल सेंसेशन हो जाएगी, कई लोगों की मौत भी हो जाती है इसकी वजह से, और इसी वजह से इसको हीलियम से रिप्लेस कर दिया गया है, ये भी मैंने आपको बताया था। मोलैरिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर व्हाइल मोलैलिटी डज नॉट। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इस वजह से मोलैरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है नहीं तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, पढ़ लो। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वहीं मोलैलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। बताओ किसे किसे आ रहा है, डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही, मुझे पता है ये बहुत बेसिक सी बात है, इतनी बार तुमने मेरे मुंह से सुन ही लिया है। गिव अ रीजन, एक्वाटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, एक्सो इनवर्स, है ना, टेम्परेचर जितना कम होगा तो सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ जाती है, तो ऑक्सीजन गैस एक्वाटिक सी वगैरह में जो है वो नीचे ज्यादा है, ऑक्सीजन गैस ज्यादा सॉल्युबल है नीचे, तो वो नीचे खुश है। वहीं जब आप किसी गर्म उसमें लेके जाते हो तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहां सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन गैस की कम हो जाती है और आप बोलते हो वो खुश नहीं है। चलो रीड भी कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन डिसॉल्व्ड स्टेट इन वाटर एज पर हेनरीज लॉ, व्हेन टेम्परेचर राइजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस घट जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने पे कम हो जाती है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन वार्म वाटर में कम है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर, और इस वजह से एक्वाटिक मैमल कोल्ड वाटर में खुश रहते हैं। हायर ऑल्टीट्यूड्स पीपल सफर फ्रॉम एनॉक्सिया रिजल्टिंग इन इनेबिलिटी टू थिंक, क्यों, क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड्स में प्रेशर बहुत कम हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है ना, डिक्रीज कर जाती है सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन गैस की, और इस वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाती है और एनॉक्सिया जैसी बीमारी हो जाती है। पीपल सफर फ्रॉम एनॉक्सिया बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल, दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड टिश्यूज, तो कमी की वजह से हमको एनॉक्सिया हो जाता है। इन द चैट बॉक्स आपको पता है क्या लिखना है, मजा आई। अच्छा एक और बात बताओ, मजा आई क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस कैसे लगे, मैं आपको एक बात बताती हूँ जल्दी से, एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करना है तुमको, देखो एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करना है, मैंने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए सेशन में, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करा दिए, लेकिन क्योंकि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पीवाईक्यू, वो होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, और इसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि, या बोलो इंपॉर्टेंट भी मत बोलो उसको, आप बोल सकते हो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थोड़े से,
लेवल अप क्वेश्चंस बोल सकते हो। और फिर बचता है आपके पास टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। एंड बेटा ये सारी चीजें जोड़ के आपकी केमिस्ट्री बनती है ना, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको एक भी, देखो मुझसे जितना हो पाया मैं रिपीट कर दिया मैंने, है ना, मैं और भी कर दूंगी, आप बोलोगे हर बार, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप टॉपिक वाइज जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तब इतने अच्छे से चीजों को पढ़ो कि आपको डाउट सेशन वाले दिन इसमें डाउट ना आए कि ये चीजें हो क्यों रही है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं बार बार एन की वैल्यू, जब मैं बोल रही हूँ अल्फा इज इक्वल्स टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ये मैं कल ही आपको पढ़ा के गई हूँ, कल मैंने आपको n की वैल्यू समझाई थी क्या होती है। तो अगर आप आज n निकालना नहीं सीख पा रहे हो तो ये आपके कल की गलती है। मैंने तो रिपीट कर दिया, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया n कैसे निकालना है ना, 2-3 बार रिपीट कर दिया मैंने, लेकिन आपको ये कैसे नहीं पता है? जब मैंने ये चीज कल ही बताई है तो आपको कैसे नहीं पता? तो कोशिश करो ये सारी चीजें आपको पहले से ही आती हो। ये बढ़िया क्वेश्चंस है, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं लाई। मैं आपको एक और बात बताऊं, आई डोंट नो कितने लोग ओरिएंटेशन में आए थे या नहीं, कितने लोग, मैंने या तो ओरिएंटेशन में कहा था या तो मैंने कहा था बैच लॉन्च के दिन कि इस बार हर क्लास में, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो, क्योंकि हर साल देखो आप अपग्रेड होते हो, टीचर अपग्रेड होता है, क्वेश्चंस भी अपग्रेड होने चाहिए। तो मैंने ये चीज बोली थी कि हर क्लास में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस जो अब बोर्ड्स पूछने लगा है। बोर्ड्स अब प्रॉपरली एनसीईआरटी नहीं लेता, जैसे आपके डी एंड एफ ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चंस का, है ना। तो ये क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल करना आना चाहिए एक स्टूडेंट को। और जो बेसिक क्वेश्चन है, मुझे पता तुम आंख बंद करके कर लोगे, तुम कभी भी प्रीवियस ईयर उठा लो अभी से। अच्छा ये भी बता दूं, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं मैम कौन सी बुक फॉलो करें, कौन सी बुक फॉलो करें। बेटा तुम कुछ फॉलो मत करो केमिस्ट्री में, तुम प्रीवियस ईयर उठा लो, तुम 10 साल के प्रीवियस ईयर खरीद लो, 10 साल, मैं कह रही हूँ 6 साल के भी चलेंगे, 5-6 साल के भी चलेंगे, तुम प्रीवियस ईयर लगाओ, मैं सच बता रही हूँ, पहले ही दिन से शुरू हो जाओ। आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया ना, लगा लो इसके पीवाईक्यू चैप्टर 1 के, तुम्हें कोई बुक नहीं लेनी। मेरा पूरा वो टेक्स्ट बॉक्स क्या बोलते हैं उसको, वो भर गया है डीएम से, इस डीएम से कि मैम कौन सी बुक यूज करें, कोई बुक नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री में इट्स वेरी सिंपल। केमिस्ट्री में मैं तुमको बोल रही हूँ, तुम बस मेरी क्लास के क्वेश्चन लगाओ, तुम एनसीईआरटी लगा लो, और तुम्हें बहुत टाइम है तुम्हारे पास, तुम्हें लगाने ही है, और क्वेश्चंस चुपचाप उठा के पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दो अभी से। इसके बाहर एक शब्द नहीं होता केमिस्ट्री में, एक शब्द नहीं होता केमिस्ट्री में, ठीक है, एक भी वर्ड। तो अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, मैं आपको सीपीपी में भी ये क्वेश्चन डाल के दूंगी, ठीक है, चाहो तो अभी लिख लो, चाहो तो सीपीपी में ले लेना, ठीक है, देख लेना, या तो आपको अभी देखने हो क्वेश्चन अभी देख लेना, सीपीपी में देखने हो सीपीपी में भी मैं होमवर्क वाले ये वाले क्वेश्चंस डाल दूंगी, ठीक है। बाकी पीडीएफ आपको भी मिल जाएगी, तो सीपीपी का या तो वेट कर लो या तो इसी पीडीएफ से उठा के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाना, ठीक है। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप मेरे बच्चों को पूरा का पूरा सॉल्यूशंस चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस तुम कर चुके हो, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैंने आपको ऑलमोस्ट 25-30 क्वेश्चन करा दिए इस चैप्टर के, 10-15 और अगर तुमने अपने आप से लगा लिए या एनसीईआरटी से देख लिए या कुछ भी ऐसे किया, ठीक है, और क्या हो सकता है क्या हो सकता है, तो तुम मान लो तुम्हें कुछ इसके बाहर सोल्यूशंस में नहीं आने वाला, ठीक है। एंड ठीक है ना, ठीक है, रिपीटेड पीवाईक्यू ये सब मैं करा रही हूँ बेटा, तुमको जो पीवाईक्यू मैं करवा रही हूँ, देखो अभी ये जो आप पढ़ रहे हो ना एनॉक्सिया वाली बीमारी, बेंड्स वाली, ये सब बहुत साल पूछे जा चुके हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब मेरी गारंटी मैं आपको करा दूंगी। पर अगर आपसे हो पाए और आपको कोई एक्स्ट्रा बुक की जरूरत लग रही है तो केमिस्ट्री में सिर्फ पीवाईक्यू उठा लो और कुछ नहीं चाहिए आपको केमिस्ट्री में, ठीक है। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे। आई होप मजा आई होगी, सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी 2 दिन का टाइम है, मुझे पता है और भी आपकी क्लासेस होनी है, पर अगर टाइम बच जाए तो 1 घंटा निकाल देना, या चलो ठीक है अभी नहीं बोलूंगी, अभी आपकी क्लासेस और भी चल रही हैं, इस पूरे वीक में संडे तक का 1 घंटा निकालना और इस पूरे चैप्टर को एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, पूरा चैप्टर एक बार देख लेना, और तुम्हें थोड़ी डिफिकल्टी लेवल लग रहा है तो 1 घंटा और निकालो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सो इट्स ऑल अबाउट सॉल्यूशंस एंड आई होप सो आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा कि केमिस्ट्री तुम्हें किससे अच्छे से समझ में आती है, कौन है वो, मैं, ठीक है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास कब है, फ्राइडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे एट 5 PM पे है, तो 5 बजे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग। यही सीपीपी भी है तो आप चाहो तो यहीं पे सॉल्व कर लो, या तो मैं अपलोड भी करवा दूंगी। बाय एवरीवन, टेक केयर, और जो लेक्चर 7-11 की दिक्कत आ रही है मैं चेक कर लूंगी। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, कर लेना, होमवर्क कर लेना, ठीक है, चलो बाय।